और आज की क्लास में हमारा टारगेट होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको 3-4 बहुत अच्छे क्वेश्चंस को बताएंगे जो प्रीवियस ईयर जेई एडवांस्ड में आ चुके हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मेंस में दोबारा आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस का क्वेश्चन मेंस में नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यह था, डिजेनरेसी पे क्वेश्चन आया था एडवांस्ड में। क्वेश्चन क्या था देखिए कि नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9 व्हाइल द डिजेनरेसी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस इज। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि डिजेनरेसी होता क्या है। डिजेनरेसी होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए डिजेनरेसी का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। फिर से, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए डिजेनरेसी का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में जो एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, बोर मॉडल में पढ़े ना हो। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा तो डिजेनरेसी का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अब लोग कैसे? तो मान लो n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 2 में हो गया आपको ऑर्बिटल, 2s का एक ऑर्बिटल होगा और 2p का 3 ऑर्बिटल हो जाएगा ना, 2px 2py और 2pz। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में 2s और 2p का सेम एनर्जी हुआ, क्योंकि एनर्जी सिर्फ n पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड नहीं करता। तो एक ऑर्बिटल 2s में, 3 ऑर्बिटल 2p में, तो टोटल कितना हो गया ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी? 4। सिमिलरली अगर n है 3 तो कौन कौन से ऑर्बिटल का सेम एनर्जी हो जाएगा? 3s 3p और 3d, सब है ना, n पे एनर्जी को डिपेंड करता है। तो s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 5 ऑर्बिटल, तो टोटल कितने हो गए? 9। तो हम l के वैल्यू को इग्नोर करते हैं अगर हम डिजेनरेसी का बात करें हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, क्योंकि उनमें एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? n पर। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में बात कर रहा है H माइनस, किस पे बात कर रहा है? H माइनस। H माइनस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑफ बाउ प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल आप पढ़े हो, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी डिपेंड करता है n प्लस एल वैल्यू पे। किस पे? n प्लस एल वैल्यू पे। तो देख लो, अगर हम H माइनस का बात करें तो H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। क्या होगा? 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन है ना H माइनस में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। तो इसका ग्राउंड स्टेट हो जाएगा 1s2, 2s एम्प्टी, 2p भी एम्प्टी। क्वेश्चन में बात कर रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्या बात कर रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड का मतलब है 1s2 का एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करेगा। किसमें जंप करेगा? 2p में। आप बोलोगे सर 2p में क्यों जंप किया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में? क्योंकि 2s और 2p का एनर्जी अलग अलग है, 2s और 2p का एनर्जी अलग अलग है। तो अगर 1s से 2s में जंप करता तो होता फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और 2s से 2p में जंप किया तो क्या हो जाएगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो 2p में इलेक्ट्रॉन किसमें हो सकता है? 2px 2py या 2pz, तीनों का एनर्जी क्या है? सेम। तो डिजेनरेसी क्या हो जाएगा? 3। क्या डिजेनरेसी हो जाएगा? 3। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में डिजेनरेसी में पूछ क्या रहा है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऑफ बाउ प्रिंसिपल कंसीडर कीजिएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में तो केवल n कंसीडर करना है, l कंसीडर नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको आया हुआ है जेईई एडवांस में। खैर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के बैक साइज में भी है, तो मतलब ये क्वेश्चन आते रहता है। क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 है और स्पिन क्वांटम नंबर +½ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 है और स्पिन क्वांटम नंबर +½ है।
तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल कितने होंगे? 2n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18, ठीक है ना? अच्छा, और आपको ये पता है 18 इलेक्ट्रॉन है जिसमें आधा क्लॉकवाइज होंगे और आधा एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब क्या है? ms इक्वल टू प्लस हाफ के 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ms इक्वल टू माइनस हाफ के भी 9 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में प्लस हाफ का पूछा है, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन का पूछा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो फिर से बोल रहे हैं एडवांस में या मेंस में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब तो बहुत फेमस हो गया है क्वेश्चन, लेकिन जिस साल ये क्वेश्चन आया था बहुत कम बच्चे कर पाए थे ये क्वेश्चन। बच्चे ये कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन देख के ही बहुत कंफ्यूज हो गए थे, करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन दिया है, 2s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन दिया है और पूछ रहा है कि रेडियल नोड अगर 2s का r0 पे है, रेडियल नोड अगर 2s का r0 पे है तो r0 और a0 में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि नोड्स होता क्या है। नोड्स वो होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। नोड्स क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी किसे लिखते थे? साई स्क्वायर। किससे? साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर 0 होगा, नोड पे साई स्क्वायर क्या होगा? 0। तो साई स्क्वायर 0 होगा तो साई भी क्या हो जाएगा? 0। और साई 0 होगा तो मतलब ये वाला मैथमेटिकल टर्म 0 हो जाएगा, बीच वाला मैथमेटिकल टर्म 0 हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया? 2 माइनस r0 बाई a0 इक्वल टू 0। तो r0 हो जाएगा 2a0, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है, बीच में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी रहेगा। तो आपको बेसिकली अगर नोड्स पे पूछे तो नोड्स पे साई को 0 के इक्वेट करना है, मतलब बीच वाला एक्सप्रेशन को आपको 0 कर देना है। मतलब बड़े एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है, नोड्स पे साई 0 ही होता है, क्योंकि नोड का मतलब ही होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 0 हो। ठीक है, तो अब आप लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर तो अब हम लोग जो असाइनमेंट दिए हैं आपको उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अरे इसको तो बताइए कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, बताइए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन? 10th में। चलो 10th देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखो ये आपको पता होगा, अल्फा पार्टिकल हीलियम ही गैस होता है, पता है ना आपको? अल्फा पार्टिकल होता है डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, पता है ना? डबली चार्ज्ड हीलियम एटम, तो यानी कि जो अल्फा पार्टिकल का मास है वही हीलियम का मास होगा, ठीक है ना? क्योंकि चार्ज, डबली चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हीलियम एटम, और इलेक्ट्रॉन का तो मास क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो देखिए 10th क्वेश्चन में आपको दिया है 22 इंटू 10 का पावर -3 मिलीग्राम ऑफ हीलियम गैस वाज कलेक्टेड इन 1 ईयर। तो इसको पर सेकेंड कैलकुलेट करो। तो देखो आप पहले तो मिलीग्राम को कन्वर्ट कर दो ग्राम में, है ना? ठीक है, अपॉन, एक मिनट, ये हो गया मास पर ईयर। तो ईयर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? डेज में, 365। फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में, और एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, है ना? 60 इंटू 60। तो ये हो जाएगा हीलियम गैस इमिटेड, अमाउंट ऑफ हीलियम गैस इमिटेड क्या हो जाएगा? पर सेकेंड, है ना? और ये है अमाउंट ऑफ हीलियम गैस इमिटेड पर सेकेंड, और इसका हम अगर ये निकाल ले, मोल्स निकाल ले,
तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, निकाल लेंगे मोल्स के लिए। मास को जब हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स मिल जाएगा, बोलो। और दूसरा हो जाएगा 1.06 इंटू 10 का पावर 11 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड। तो अल्फा पार्टिकल्स दिया है तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर दो? मोल्स में। तो पार्टिकल्स को मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और हमको यहाँ एवोगैड्रो नंबर फाइंड करना है, 1.06 इंटू 10 का पावर 11, और एवोगैड्रो नंबर को हम x फाइंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो दोनों साइड इक्वल हो गया, बोलो। देखो यहां ये जो टर्म है वो बता देगा मोल्स, वो क्या बता देगा? मोल्स, ठीक है ना। और ये जो है मोल्स पर सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोल्स पर सेकेंड। और आरएचएस में दिया है पार्टिकल्स पर सेकेंड, तो पार्टिकल्स पर सेकेंड को भी किसमें कन्वर्ट कर दिए? मोल्स पर सेकेंड में। कैसे? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। तो यहां से x आ जाएगा, बोलो। यहां से सॉल्व कर लोगे तो x आ जाएगा 6.08 अप्रोक्सीमेटली, देख लेना, 6.08 इंटू 10 का पावर 23। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बेसिकली आपको चेक करना था इस क्वेश्चन में कि आपको मोल्स के दो डिफरेंट फॉर्मूला को आपस में इंटररिलेट करने आता है कि नहीं है। तो एक साइड मास दिया था, एक साइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया था। तो नंबर ऑफ मोल्स का दो फॉर्मूला पढ़े हो ना, एक है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 23rd देखते हैं, बोलिए। 20 देखते हैं, देखिए 20 देखते हैं। ट्वेंटी में दे रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और वेवलेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता है फिजिक्स में पढ़े हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड क्या होता है? वेलोसिटी। पता है? वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में दिया है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा। और आप डी ब्रोगली वेवलेंथ में फॉर्मूला पढ़े हो, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। और v किसके इक्वल है? लैम्डा के। रिप्लेस कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई वी को लैम्डा से रिप्लेस कर दिए तो क्या गया? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h बाई एम। तो लैम्डा क्या जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ h बाई एम। और लैम्डा किसके इक्वल है? वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ h बाई एम। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 21, ठीक है, 21 देखते हैं। हाँ 21 देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जी मैन इफेक्ट होता है। क्या होता है? पढ़े होगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जी मैन इफेक्ट। तो होता क्या है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं? स्प्लिट कर जाते हैं। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आफ्टर स्प्लिटिंग का फॉर्मूला होता है 2l+1। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आफ्टर स्प्लिटिंग इक्वल टू होता है 2l+1। तो डी ऑर्बिटल का बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो डी ऑर्बिटल का एल क्या होता है? 2। डी ऑर्बिटल का एल क्या होता है? 2। तो वैल्यू पुट कर दो एल का, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2+1 विच इज इक्वल टू 5। तो जाएगा 5-4 डीजेनरेट। ठीक है, इसको याद रखना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आफ्टर स्प्लिटिंग इक्वल टू होता है 2l+1। नोट कर लीजिए। 22 से 22 बताते हैं। क्वेंटी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, ठीक है, देख लो। वेवलेंथ आपको इलेक्ट्रॉन का दिया है और आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। तो आप पढ़ोगे डी ब्रोगली वेवलेंथ में दो फॉर्मूला होता है, एक होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv और दूसरा होता है h/√2
2m इंटू के ई। पढ़े हो आप लोग, है ना, दो फॉर्मूला होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पूछता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है ना। तो यहां से देख लो, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? h बाई 2m इंटू के होगा। तो के क्या हो जाएगा? यहां पर के क्या हो जाएगा बता दो? h, अच्छा h स्क्वायर, हाँ। के क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बाई 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा दिया है नैनोमीटर में, तो एक चीज याद रखिएगा, 1 नैनोमीटर होता है 10 का पावर माइनस 9 मीटर, 10 का पावर माइनस 9 मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास हम केजी में लेंगे। किस में लेंगे? केजी में। तो इलेक्ट्रॉन का मास केजी में होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। तो वेवलेंथ दिया है आपको 0.3 नैनोमीटर, तो क्या लिख दोगे? 0.3 इंटू 10 का पावर माइनस 9 मीटर। मास डाल दो केजी में, सॉल्व कर दो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जूल्स में आएगा। किस में आएगा? जूल्स। तो आपको एक और रिलेशन बताते हैं हम, जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो इससे जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, नोट कर लो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए ये नोट कर लिए होगे। ठीक है ना। देखिए फिर 19 देखिए। 19 तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बता देते हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला है? रेडियल नोड का। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रेडियल नोड का दूसरा नाम होता है स्फेरिकल नोड। क्या होता है? स्फेरिकल नोड। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है स्फेरिकल नोड, तो बच्चे सोचते हैं कुछ नया आ गया एग्जाम में। स्फेरिकल नोड रेडियल नोड का ही दूसरा नाम होता है। और एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एल। एल क्या होता है? एंगुलर नोड, जिसको हम नोडल प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडल प्लेन। और आपको पता होगा कि एस ऑर्बिटल और डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल का कोई नोडल प्लेन नहीं होता, है ना। ध्यान रखिएगा, दो ऑर्बिटल्स का कोई नोडल प्लेन नहीं होता। एक है एस ऑर्बिटल, दूसरा है डीजेड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में कर लो। 3D है तो 3D में देख लो, n3 है, d के लिए L2 होता है, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 हो जाएगा रेडियल नोड, और d के लिए L2 है तो एंगुलर नोड 2 हो जाएगा। और टोटल नोड्स होता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। टोटल नोड्स क्या होता है? रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। तो ऐड कर दोगे इनको तो n माइनस 1 आ जाएगा। यह है टोटल नंबर ऑफ नोड्स। नेक्स्ट 16th, चलिए 16th देखते हैं। 16 देखिए, 16 देखिए आप, ये इजी क्वेश्चन है। 16 में आपको पता होगा क्रोमियम और कॉपर में होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, एक्सचेंज एनर्जी के चलते। किसके चलते? एक्सचेंज एनर्जी के चलते। तो कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d9 नहीं होता। ये किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ना। ये कॉपर का, अगर आप गलती से लिखो तो कॉपर का ये हो सकता है, लेकिन आपको पता है कॉपर में 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाता है। तो क्या हो जाएगा जंप करने के बाद? 4s1 3d10। तो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है कॉपर का। और क्यों होता है? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? हाईली स्टेबल। तो जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कोई भी एलिमेंट का नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलिए। 18th, 11 देखते हैं फिर 18 देखेंगे। 11th में चेक कर लो कैलकुलेशन, 11th देख लो।
कई बार केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻⁻⁶ ग्राम, पता है आप लोग को, है ना। और 1 DL होता है 0.1 लीटर, 0.1 लीटर, और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 100 ml कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में 30 माइक्रोग्राम है ना लेड है, तो मोल्स निकाल लो। तो मोल्स क्या हो जाएगा? 30 इंटू 10⁻⁻⁶, ये ग्राम में हो गया। लेड का मोलर मास 208 दिया है एटॉमिक मास, ये मोल्स हो गया, है ना। और मोल्स हो गया तो एटम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। और पूछ रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना, तो ये सब भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट बोलिए कौन सा है? थर्ड। चलिए थर्ड आते हैं। थर्ड कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन इजी क्वेश्चन है। थर्ड देख लो, आपको फॉर्मूला पता है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, अगर वो एटम बोर मॉडल फॉलो करे, तो क्या होता है? वेवलेंथ का फॉर्मूला 1 अपॉन वेवलेंथ, जो कि वेव नंबर होता है RH, रीडबर्ग कांस्टेंट है, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। Z है उस एटम या आयन का एटॉमिक नंबर जो कि क्या फॉलो कर रहा है? बोर्स मॉडल। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? उन्हीं एटम आयन के लिए जो क्या फॉलो करे? बोर्स मॉडल। तो देख लो, नैनोमीटर में दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 2170 नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर कर दो। रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अरे याद रखना, N1 हमेशा इंटू से छोटा होता है, N1 हमेशा इंटू से छोटा होता है, तो क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगा, और वेवलेंथ नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो आपको N1 फाइंड करना है। और इंटू 7 दिया है, और हाइड्रोजन एटम है तो Z क्या हो जाएगा? 1। सॉल्व कर लोगे तो N1 स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 16 आ जाएगा, तो N1 क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा केमिस्ट्री में, खासकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसे चैप्टर में। नोट कर लो, नोट कीजिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि L का वैल्यू लाई करता है 0 to N। हम पढ़े हैं L लाई करता है 0 से N-1, 0 से N-1, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा कंडीशन चेंज कर दिया है, L लाई करता है 0 से N। तो देख लो, N इक्वल टू 1 के लिए अगर L लाई करेगा 0 से 1, तो L इक्वल टू 0 के लिए S ऑर्बिटल, L इक्वल टू 1 के लिए P ऑर्बिटल। मतलब N इक्वल टू 1 में P ऑर्बिटल भी आ जाएगा, P सबसेल भी आ जाएगा। सिमिलरली N इक्वल टू 2 के लिए देख लो, L0, L1, L2, तो S P D। सिमिलरली N इक्वल टू 3 के लिए करो, है ना, L0, L1, L2, L3, तो क्या हो जाएगा? S P D F। अच्छा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो होगा? ऑफ बाउ प्रिंसिपल तो फॉलो होना, एक ही कंडीशन चेंज है, सारा कंडीशन चेंज नहीं है। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल में क्या लिखते थे? N प्लस L, N प्लस L। तो यहां पर डिफरेंट सबसेल्स का एनर्जी लेवल का सीक्वेंस हो जाएगा 1s लेस देन 2s, 2s देखो 2s,
हाँ 1p, सॉरी 1p में n प्लस 2 हो जाएगा, हाँ 1s का 1p आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2s, फिर 2p हो जाएगा, और 2d का हो जाएगा 2 + 2 4, 3s क्या जाएगा 3s, और फिर 2d, फिर आगे डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में इसी से काम चल जाएगा। क्वेश्चन में क्रोमियम में करना है, किसे करना है, क्रोमियम का। तो क्रोमियम में कितने एटॉमिक नंबर होता है 24। तो आपको पता है ए सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो उसको फॉलो करते हैं और क्रोमियम का लिखने की कोशिश करते हैं। तो 1s में तो 2 जाएगा क्रोमियम के लिए, 1p में 6, 2s में 2, 2p में 6। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन जा चुका है 16, कितना और बचा है 8, 3s का, ठीक है, दो है ना, 2 6 8, 2 10 16, 2d6 क्या हो जाएगा 2d6। हाँ बोलो, n प्लस, भाई बताए थे ना क्वेश्चन में क्या दिया है, l लाई करता है 0 to n, l क्या लाई करता है 0 to n, ठीक है ना, l लाई करता है 0 to n, तो आपको L0 भी कंसीडर करना पड़ेगा और L1 भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो L1 किसका होता है P का ना। अब देख लो, आपको पूछ रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2D में देख रहे हो, 2D में मैक्सिमम कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन होता है ना, और 6 यहां पर है, 6 है यहां पर, तो बॉक्स डायग्राम बना दो D का। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए 4। तो फॉर्मूला क्या था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, याद है ना आप लोग को, म्यू था स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड है, तो √4 इंटू 6, √24 बोर मैग्नेटॉन होगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मेंस एडवांस में आता है, इस तरह क्वेश्चन से ये चेक हो जाता है कि आपको बेसिक आइडिया है कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि बस आप रट के आ गए, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन मेंस देखना, आप कई बार आए हुए इस तरह क्वेश्चन मेंस और एडवांस्ड में, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछिए, ठीक है। तो फिर हाँ बोलिए, 18 देख लेते हैं। 18 में देखिए बेसिकली आपको ऑप्शंस चेक करना है, क्या चेक करना है ऑप्शंस, है ना। तो मान लीजिए अगर हमको निकालना हो कि n इक्वल टू 2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, n इक्वल टू 2 में, तो हमको पता है n इक्वल टू 2 में कौन कौन से सबसे लाते हैं 2s और 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 2p में कितने होते हैं 6, तो 2 और 6 कितने हो गए 8। तो ऑप्शन चेक कर लो, तो हम डी ऑप्शन से ही चेक करते हैं। तो देखो क्या दिया है, समेसन l इक्वल टू 0 से l इक्वल टू n-1, तो n2 है तो n-1 क्या हो जाएगा 1, और फिर 2 है इंटू 2l+1, तो एक करके वैल्यू पुट कर दो। एक बार l क्या पुट होगा 0, और एक बार l क्या पुट होगा 1, आपको पता है मैथ्स तो आता ही आप लोग को। तो 2 इंटू 0+1 प्लस 2 इंटू 2 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 8। आगे 8 समझ में आया, नॉर्मल तरह से चेक कर लो, ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो फिर डिराइव करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और आप खुद से डिराइव करना शुरू करोगे चारों ऑप्शन का फॉर्मूला, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कोई भी ऑर्बिट ले लो, उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो और ऑप्शन से पुट करना शुरू कर दो, नहीं तो खुद से डिराइव करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। हाँ खुद से भी डिराइव हो सकता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन। 8th, चलो 8th बता देते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, ये तो अब इसी तरह क्वेश्चन एक और बताए थे,
है ना, फिर से उसी का है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, 1 बाई लैम्डा होगा RH इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया है वेव नंबर दिया है 8/9 टाइम्स ऑफ रिडबर्ग, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे तो ऑप्शन, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ऑप्शंस पुट करते जाओ, Z1 होगा और कट गया N1 हो जाएगा, तो है ना, सिंपल है, N1 1 हो जाएगा, N2 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, N1 1 पुट करो, N2 तो सिंपल है, तो ये हो जाएगा, है ना, N1 1 हो जाएगा, N2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक दो फॉर्मूला हम आपको और बता रहे हैं जो कि काम आता है आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस को काफी तेजी से करने में। जैसे देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा बोर मॉडल में, बोर मॉडल के क्वेश्चन में काम आता है और फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन में काम आता है, आपको दे देगा फोटोन का वेवलेंथ दे देगा और एनर्जी निकालना होगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता है फॉर्मूला नोट कर लो। अगर फोटोन का वेवलेंथ दिया है नैनोमीटर में, तो उसका एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1240 बाई लैम्डा, लैम्डा कहां होना चाहिए, नैनोमीटर में, है ना। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दिया रहे तो उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, जैसे ध्यान रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर और 1 नैनोमीटर होता है 10 का पावर माइनस 9 मीटर। दूसरा एक और फॉर्मूला है कि मान लीजिए आपको निकालना हो इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया जाए, जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सेलरेट किया जाए, तो आप तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी, है ना, ये ना करोगे। लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं इस फॉर्मूला का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला ध्यान रखना, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम होता है रूट ओवर 150 बाई वी, वी है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेट किया जाए। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली वेवलेंथ निकालना हो आपको एंगस्ट्रॉम में, तो फॉर्मूला होता है उसका स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाई वी, वी है पोटेंशियल डिफरेंस जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 12.25 बाई स्क्वायर रूट ऑफ वी, ठीक है। ये दो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर्स को करेंगे, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।